गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 7। अब ये चैप्टर हो गया है 7 चैप्टर आपका नई एनसीईआरटी के अनुसार। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने जो कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें है हमारा केपलर्स लॉ, फिर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कुछ बातें हम कर चुके हैं अभी। इसके आगे अगर हम बात करें तो बेटा दैट इज योर सैटेलाइट। सैटेलाइट SATE, सैटेलाइट सैटेलाइट क्या होती है बेटा? एक बॉडी जो दूसरी बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूम रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, तो हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, तो अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना, सो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इवन मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमने लॉन्च की हैं जिसमें बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई इंडिया के द्वारा, उसका नाम था आर्यभट्टा। याद है कब लॉन्च हुई थी वो? याद है किसी को? नो, नहीं है जी क्या आपका? ओके। भास्करा, रोहिणी, एप्पल, बहुत सारी ऐसी नामी सैटेलाइट हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। आज के समय पर तो हज़ारों सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक। इवन बहुत सारे देशों ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर डाली हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक हो गया है। अब सैटेलाइट लॉन्च करते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी दूसरी सैटेलाइट के साथ क्लैश ना हो जाए, टकरा ना जाए। टकरा गई तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो ये सब बातें आज के समय में, जैसे सैटेलाइट पहले लॉन्च की जाती थी, है ना, तो जो पहले लॉन्च की जाती थी तो वो सिंपल सैटेलाइट थी, वो इनफाइनाइट टाइम तक अपने ऑर्बिट में घूमती रहती हैं, सैटेलाइट घूमती रहती हैं। आज की सैटेलाइट में कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि उन सैटेलाइट्स को हम ऑर्बिट से निकाल कर स्केप कर सकें, यानी कि आउट ऑफ द ऑर्बिट बाहर की तरफ थ्रो किया जा सके। कब? जब सैटेलाइट खराब हो जाती है। बहुत सारी सैटेलाइट आप लोगों ने सुना ही होगा जो कि लॉन्च हो चुकी हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत सारे पर्पस हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जस्ट टू जस्ट कई तरीके की सैटेलाइट होती हैं, पोलर सैटेलाइट एंड दूसरा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। डिफरेंट पढ़ेंगे इन डिटेल हम बेटा। तो बात करते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट इज ए बॉडी which is revolving around a big body, comparatively big body of satellite. So write the definition. It is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा मून इज अ satellite of earth and earth is a satellite of sun। समझ में आई बात? क्या होती हैं सैटेलाइट ऑलमोस्ट सब जानते हैं। अब मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट।
प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। तो बेटा ध्यान देना, किस प्रिंसिपल पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, ठीक। हम एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? ये वो सैटेलाइट होती हैं जिनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 24 आवर होता है। दैट मीन्स वो ज्योग्राफिकली स्टेशनरी होती हैं। जितने समय में अर्थ रिवॉल्व हो रही है उतने ही समय में वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व होती है, ठीक है। रिवॉल्व नहीं, रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, उतने ही समय में सैटेलाइट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो यहां अगर मैं देखूं, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस तरीके से उसको लॉन्च किया जाता है। लेट्स सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे लॉन्च करना है, ठीक, या कोई सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करना है। तो इसको मैं थ्रो करूंगा विद इन इनिशियल वेलोसिटी। जब थ्रो किया जाएगा तो ये इस तरीके से हो सकता है वापस अर्थ तक आ जाए। अगेन इसको कुछ डिफरेंट वेलोसिटी, हालांकि हमारे पास कैलकुलेशन होती है, अब ऐसा नहीं होगा। आज के समय में जो सैटेलाइट लॉन्च हो रही है वो ऐसे नहीं होता कि वापस आ जाए, वो एक बार ही लॉन्च की जाती है विद कैलकुलेशन। फिर इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया और फाइनली ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देती है। ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देती है। विद दिस ऑर्बिट दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ। गॉट इट। अब जरा ध्यान दें बेटा, इस प्रिंसिपल पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। समझ में आ गई बात? कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर उसको फेंका जाता है और वो एक ऑर्बिट को पकड़ लेता है, उस ऑर्बिट में घूमता रहता है कॉन्टिन्यूसली। अब आप कहोगे इसको घूमने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत है? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। हम एयर ड्रैग के बाहर उसको लॉन्च करते हैं, वहां पर कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है जो उस एनर्जी को कम कर दे। तो जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया है, अब कॉन्टिन्यूस उसी वेलोसिटी से वो चारों तरफ रिवॉल्व करती रहेगी। बात समझे आप मेरी बात? कॉन्टिन्यूस उसी वेलोसिटी से चारों तरफ घूमती रहेगी। गॉट इट? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर एनर्जी का सिस्टम जरूर दिया जाता है, जैसे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं साइड में, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे घूमते हुए मूवीज में या वीडियोस अगर देखोगे तो जो पैनल होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए गए हैं उनको चलाने के लिए। सैटेलाइट को घुमाने के लिए कोई पैनल नहीं होता है। जिस वेलोसिटी से आपने लॉन्च कर दिया वो इनफाइनाइट टाइम तक उसी वेलोसिटी से घूमती रहेगी। कुछ प्रॉब्लम ही हो गया कि सैटेलाइट में कुछ ऐसी दिक्कत आई और वो सैटेलाइट का एनर्जी कम होने की वजह से वो नीचे की तरफ आया, दैट मीन्स एयर ड्रैग में आ गया। अगर एक बार एयर ड्रैग में आ गया, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में आ गया, फिर तो सैटेलाइट नीचे गिरेगा, क्योंकि उसकी कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी कम होती रहेगी और होते 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 वो ऐसे करके अर्थ पर आकर गिर जाएगी। समझे? नेक्स्ट देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। समझ में आ गया आपको प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं तो ध्यान देना बेटा, अब जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, लेट्स सपोज अर्थ की सैटेलाइट है, ठीक, इस ऑर्बिट में अगर वो चक्कर लगा रही है
ठीक, उसके पास कुछ वेलोसिटी है v, तो इसको एक बाउंडिंग फोर्स होगा जो इसको पकड़े हुए है। जैसे अगर आप एक स्टोन को बांध लीजिए, एक स्टोन को बांध लीजिए बेटा, स्टोन को एक धागे से बांधिए और उसको ऐसे घुमाइए या ऐसे घुमाइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो ऐसे घूमते समय क्या होगा, वो जो धागा आपने बांधा है वो उसमें क्या जनरेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ गेन कर रहा है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। अब धागे के अंदर टेंशन जनरेट हो रहा है, टेंशन कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा है, ग्रेविटी की वजह से वो बाहर नहीं जा रहा है निकल के ऑर्बिट को छोड़ के, है ना। तो यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको रोके हुए हैं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल G अपॉन ये जो हाइट, जिस हाइट पर हमने लॉन्च किया, तो उसको लिखूंगा RE प्लस H। सेंटर टू सेंटर फोर्स लगती है, बोलो बेटा, यही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट। ये किसके बराबर होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, मास ऑफ सैटेलाइट v स्क्वायर अपॉन RE प्लस H, ठीक, mv स्क्वायर अपॉन r, यही फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दिया बेटा। तो जरा ध्यान दीजिए, कैपिटल G ME ms अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर, मास ऑफ सैटेलाइट v वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, का स्क्वायर इनटू RE प्लस H। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये सैटेलाइट का मास भी कैंसिल हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन RE प्लस H का रूट। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, गॉट इट। ये क्या होगी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, समझ आया आपको। कैपिटल G क्या है इसमें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। RE प्लस H क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, गॉट इट, ठीक है। अब इसी में देखिए आप, इसी फॉर्मूले में देखिए कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल G ME अपॉन RE होता है ना, यही होता है। अगर सैटेलाइट का जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये बहुत कम है, तो अगर RE प्लस H RE के बराबर है, उस केस को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक। तो जरा ध्यान देना बेटा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपिटल G ME अपॉन RE, और यही होगा, बोलो बेटा, यही होगा ना। स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको यहां इक्वेट कर दीजिए, कैसे इक्वेट करोगे, इसमें RE से मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट के अंदर और RE से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर इंटू RE। अब ये क्या चीज़ है, दैट इज योर स्मॉल g इंटू RE, स्मॉल g इंटू RE, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दैट इज 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करिए
9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा नियर बाय जो सैटेलाइट है, नियर बाय जो सैटेलाइट है, नियर बाय जो सैटेलाइट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो नियर बाय सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नोट किया जाए। इसी में बच्चों अगला टॉपिक देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सॉरी ये कैलकुलेशन गलत है, 11.2 नहीं 7.92 आता है। 11.2 तो एस्केप वेलोसिटी होती है, ये आता है कैलकुलेट करके 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की मैं बात करूं, लेट्स सपोज ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है बेटा। ठीक, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज RE प्लस एच, यानी कि सेंटर से तो RE प्लस एच है, सरफेस से h हाइट है। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करूं तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, विच इज योर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई RE प्लस एच, यही होगा ना 2 पाई R, जो टोटल सर्कमफ्रेंस होगा अपॉन V नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बेटा 2 पाई RE प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा कैपिटल G ME अपॉन RE प्लस एच, यही है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया बेटा किसका, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का। तो अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में RE प्लस एच का ब्रैकेट के सॉरी रूट के अंदर क्यूब बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बनाना चाहो तो बना लो। 2 पाई रूट में बेटा RE प्लस एच का स्क्वायर, नहीं क्यूब होगा यहां, अपॉन कैपिटल G ME। ठीक है, दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
ठीक, अब इसको चाहो तो आप स्क्वायर बोथ साइड, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब, ठीक है बेटा, अपॉन कैपिटल जी एम ई. दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ठीक, बोलो. अब अगर मैं बात करूं नियर बाय सैटेलाइट का टाइम पीरियड, तो आप क्या करोगे? आर ई प्लस एच को क्या बनाओगे? आर ई. टाइम पीरियड ऑफ नियर बाय सैटेलाइट वेयर आर ई प्लस एच इज इक्वल टू आर ई. ठीक है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर बेटा, यहाँ क्या आएगा? आर ई का क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम ई. अब इसमें से एक स्क्वायर नीचे ले आओ, तो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू जो है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है ना, तो इसको ले आओगे आप 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, दैट इज योर टाइम पीरियड का स्क्वायर. ये क्या वैल्यू हो जाएगी? जी. तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन स्मॉल जी. देखिए, ठीक है. अब यहां पर रेडियस हमें पता ही है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू 9.8, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और उसका रूट निकालेंगे. उसका बेटा रूट निकालेंगे. तो ये आ जा है 84.6 मिनट. तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, टाइम पीरियड विल बी 84.6 मिनट. नोट किया जाए बच्चों, नोट किया जाए. दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ठीक है. ठीक ठीक ठीक, नोट करें. अगला देखिए, नेक्स्ट इज योर एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी इस पर कुछ. एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. अगर सैटेलाइट की एनर्जी की बात करें तो अर्थ के चारों तरफ जब सैटेलाइट हमारी घूम रही है तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी है. एक तो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी.
और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो घूम रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। तो यहां पर बेटा टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होगी ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी हमने, क्या आई थी, माइनस में आई थी, माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर ई प्लस एच, याद आया। और इन टर्म्स ऑफ आर ई प्लस एच ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का रूट, यही होगी। स्क्वायर किया गया तो ये इधर टर्म बनेगी हमारी, दैट विल बी योर हाफ मास ऑफ सैटेलाइट कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच, यही होगी। अब देखो ये वाली जो टर्म है इसकी आधी है, ये आधी है कि नहीं, इसकी हाफ है ना, इधर कॉमन ले लो आप, तो नेगेटिव में बचेगी हाफ मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट कैपिटल जी अपॉन आर ई प्लस एच, ये बचेगी हमारी टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक, गॉट इट। समझ आया सबको, ये हमारे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी बेटा। अब देखो ये नेगेटिव आ रही है, जरा ध्यान देना आप। तो सैटेलाइट रिवॉल्व करते समय भी कुछ ना कुछ एनर्जी रखती है, विच इज टोटल एनर्जी, विच इज दिस एंड विच इज नेगेटिव। जब एनर्जी किसी बॉडी के पास नेगेटिव होती है तो वो बॉडी बाउंड होती है। बाउंड मतलब गिरवी रखी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। पढ़ते हो केमिस्ट्री में, 12th में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी, क्वांटम फिजिक्स में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए सैटेलाइट को जब आपको फ्री करना है, यानी उसके ऑर्बिट से बाहर स्पेस में फेंकना है, तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी पॉजिटिव में। समझ गए, कम से कम इतना एनर्जी पॉजिटिव देना पड़ेगा, फिर वो सैटेलाइट क्या हो जाएगी, फ्री आउट ऑफ द स्पेस। यानी कि अब वो अर्थ ऑर्बिट को छोड़कर, जिसके चारों तरफ घूम रही थी, उस ऑर्बिट को छोड़कर कहां चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। ठीक, तो इसके साथ एक पॉइंट और आता है, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या आता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो उसको लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी से क्या मतलब है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी है उतनी पॉजिटिव दे दी जाए। जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी सैटेलाइट की है उतना प्लस में दे दी जाए उसको, तो उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही है बच्चे, दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। गॉट इट। इतनी एनर्जी लेने के पास उसके पास क्या रह जाएगी, जीरो एनर्जी रह जाएगी, है ना, अनबाउंड हो जाएगा।
अनबाउंड हो जाएगा। अब सैटेलाइट उस ऑर्बिट को छोड़कर आज़ाद हो जाएगी, कहीं पर भी जाकर घूम सकती है। घूम सकती है क्या? जब अर्थ ऑर्बिट से छूटेगी तो पता नहीं किस ऑर्बिट में जाएगी, या स्पेस में चली जाएगी, ये कुछ नहीं पता है कहाँ जाएगी। हो सकता है मून का ऑर्बिट पकड़ ले, हैं, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक समझ आया आपको? अब ये सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए एक बार फिर से मैं यहां पर बता रहा हूं, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में ये सब रिवाइज करके जाने हैं, मतलब रिवाइज करके आना है। पहला हमने पढ़ा केपलर्स लॉ, 3 लॉ पढ़े, तीनों के प्रूफ भी किए हुए हैं हमने, ठीक। तो पहला है हमारा केपलर्स लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड हमने क्या पढ़ा बच्चा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैलकुलेट किया। चौथा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ठीक, बोलो। फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा हमने, बताइए? ग्रेविटेशनल फील्ड। सिक्स्थ पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और सेवंथ पॉइंट क्वेश्चंस भी लगाए हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ जी, बस आज क्या पढ़ा? इसके बाद था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर सैटेलाइट, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये सारे टॉपिक्स कल पूछूंगा आप लोगों से क्लास में। ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस पे। यहाँ तक ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के, यहाँ तक ये सब कवर कर चुके हैं। बी प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। गॉट इट?